हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइसोप्रीन क्या है? तो यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित होता है। इसका फॉर्मूला जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है C5H8। बाकी नाम भी देखेंगे, एसिटिलीन, जिसे कि एथिलीन भी कहा जाता है। आप पढ़े होंगे कि इसका प्रयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन या एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है रासायनिक खाद बनाने में तथा बर्फ बनाने के कारखाने में शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो सोना का आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तांबा। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सोना जो है बहुत ही नरम होता है, इसलिए इसमें कठोरता और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। इसके अलावा चांदी भी मिलाया जाता है और जस्ता, ये सब इसमें मिलाया जाता है कि ताकि ये थोड़ा कठोर और अस्थायित्व इसमें प्रदान हो सके। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? यह है एडिपिक अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में जान लीजिए कि इसका IUPAC नेम जो है मिथेनल है। मिथेनल इसका IUPAC नेम है। मोमबत्ती का जलना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपको बता देते हैं, सिर्फ भौतिक परिवर्तन का। तो क्या हो जाएगा? पानी का जमना हो जाएगा, या मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह है बेरियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेरियम। बाकी नाम देखेंगे, सोडियम। सोडियम के कारण जो है आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम प्रदान करता है। आतिशबाजी में पीला रंग कौन प्रदान करता है? तो सोडियम प्रदान करता है। इसके अलावा एक है स्ट्रांसियम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये गहरा लाल रंग प्रदान करता है, ये स्ट्रांसियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसान क्वेश्चन है। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। इसके अलावा एक और विधि है आसवन। आसवन विधि क्या है कि जब किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि उपस्थित होता है तब आसवन विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन ए, सोना। देखिए, चूंकि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सभी जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं। कौन कौन? सोना, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है। तो पुराने तैल चित्र जो हैं उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है? यह है क्रोमियम, जो कि सभी रंगीन तत्व यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इससे भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसका खोज हुआ था 1766 ईस्वी में। कौन किया था, यह प्रश्न भी पूछता है। तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। अगर पूछेगा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुलता है। अम्लराज
जिसे कि एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो एक्वारेजिया देखिएगा तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl ये 1:3 में मिले हुए रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दियासलाई में प्रयुक्त होता है। तो दियासलाई में क्या प्रयुक्त होता है, तो लाल फास्फोरस। सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल फास्फोरस। फास्फोरस के बहुत से अपरूप है, लाल फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस है और काला फास्फोरस है। तो उसमें दियासलाई में यानी कि माचिस में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जो है लाल फास्फोरस से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला एक गैस है ल्यूसाइट, वह किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है एसिटिलीन से। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एसिटिलीन। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। इसके अलावा गैलीलियो है, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, ये आपको पता होगा। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, साथ ही साथ उन्होंने गति के सिद्धांत की भी खोज की थी। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था। तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो जॉन ई साल्क ने। किसने किया था, जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। बाकी नाम देखेंगे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और जॉन थॉमस जो है, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की खोज किया था, माइक्रोस्कोप का खोज किया था इन्होंने। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने इसका आविष्कार कब किया था, तो 1866 ईस्वी में। इसका आविष्कार करने के बाद वे बहुत पछताए भी थे और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 ईस्वी से इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पाउली ने। पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। सही आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। और एक नाम है यहाँ पर रॉन्जन, ये आपको पता होगा कि इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1901 का भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, रॉन्जन को। एक्सरे की खोज के लिए इन्हें 1901 ईस्वी में भौतिक का पहला क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो है, वेधने की क्षमता जो है किसका है, गामा किरण का है। गामा किरण है, उसके बाद बीटा किरण है, उसके बाद अल्फा किरण, यानी कि अल्फा किरण का सबसे कम है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा किरण का सबसे ज़्यादा है वेधन क्षमता। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आसान क्वेश्चन है। ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। गैलीलियो मैंने बताया कि टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी, ये भी आप पढ़े होंगे, बेतार का तार, यानी कि बिना तार के संदेश भेजने में इन्होंने सफलता पाई थी, जी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था, तो ये किया था कोपरनिकस ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो आप सबको पता है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो यह न्यूट्रॉन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक ने दिया था क्वांटम का सिद्धांत। मेंडलीफ, इन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। मैडम क्यूरी, आपको पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इन्होंने रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। रॉन्जन मैंने बताया एक्सरे की खोज की थी। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार किए थे हेनरी बेकुरल ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। आइंस्टीन क्या किए थे? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे कि E = mc² से आप जानते हैं, इसकी खोज की थी किसने? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है किस पर आधारित है? यह है डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट पर प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आधारित है। तो इस डॉपलर प्रभाव के अनुसार जो है आकाशगंगाएं हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और विश्व का जो है लगातार विस्तार हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है सबसे सूक्ष्म तत्व है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। ये कहाँ है? तो भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जो कि ट्राम्बे मुंबई में है, उसी में ये अप्सरा का क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। यानी कि भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना जो कि ट्राम्बे मुंबई के निकट किया गया था। यहीं पर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित किया गया था और उसी का नाम दिया गया था अप्सरा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? सही आंसर क्या होता है इसका? सही आंसर हो जाएगा आंत। आंत जो है टाइफाइड में मुख्य रूप से प्रभावित होता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर टाइफाइड रह जाएगा तो यह जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वह यकृत में और प्लीहा आदि जगहों में भी धीरे धीरे फैल जाता है और उसको भी प्रभावित करता है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड ही पानी की गंदगी या कोई भी गंदगी जो आप खाते पीते हैं और लगातार आपके अंदर जा रहा है तो उससे क्या हो जाता है? ये टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड का बैक्टीरिया हो जाता है, उसमें घुस जाता है और ये आपको फैलने लगता है धीरे धीरे। आंत के अलावा भी ये यकृत में, प्लीहा आदि जगहों पर ये फैल जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये है ल्यूकोमिया। सही आंसर होगा ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या है? तो ये एक ब्लड कैंसर होता है। इसमें क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल जो है उसमें लगातार वृद्धि होने लगता है, अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है और रेड ब्लड सेल जो है वो घटने लगता है। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर जो है कहाँ अधिक प्रचलित है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक्यूपंक्चर कहाँ प्रचलित है? तो ये चीन में प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है? तो पतली पतली सुइयों को चुभाकर इलाज किया जाता है एक्यूपंक्चर में। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो यह है मीजल, मम्प्स और रूबेला। सही आंसर क्या हो जाएगा? मीजल, मम्प्स और रूबेला। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV, ये एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। तो HIV का फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्लैजिला। उसे जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचना होती है उसे फ्लैजिला कहा जाता है। हिंदी में कसाभिका कहा जाता है। सुने होंगे आप लोग, कसाभिका हिंदी में इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो आसान क्वेश्चन है। पेट के जीवाणुओं का नाश कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। HCl जो है हमारे पेट में मौजूद होता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो पहले तो पूछता है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। दो तरह के आनुवांशिक रोग जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक है हीमोफीलिया और एक है वर्णांता।
तो पहले हीमोफीलिया जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि आपको मामूली सा चोट में भी ज़्यादा से ज़्यादा रक्त बहता है। इसके अलावा वर्णांतता, जिसमें कि रोगी को हरा, नीला, लाल आदि रंगों को पहचानने में क्या होता है, दिक्कत होता है, वह ऐसे रंगों को नहीं पहचानता। तो ये 2 रोग जो है आनुवांशिक रोग है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? तो मैंने अभी बताया था एक्यूपंक्चर क्या है। तो सुइयों के माध्यम से, इसमें पतली पतली सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है, जो कि चीन में ज़्यादा प्रचलित है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो डिप्थीरिया रोग में क्वेश्चन में कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग में क्या चीज़ ज़्यादा ग्रसित होता है, क्या चीज़ ग्रसित होता है? तो यह है गला। ये गला को डिप्थीरिया रोग जो है प्रभावित करता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है और यह रोग जो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया किसके कारण होता है? कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। और यह गला और उसका ऊपरी जो वायु मार्ग है उसको प्रभावित करता है, यह डिप्थीरिया रोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर